जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ रूल्स 2001 के रूल नंबर 37 से लेके 40 तक के सारे रूल्स के बारे में। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो आ रहा है। आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों सीआईएसएफ रूल 2001 के रूल नंबर 36 हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। 36 रूल के अंदर जो है हमने डिस्कशन किया था कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए मेजर पेनल्टीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, जब भी आप किसी के ऊपर रूल नंबर 36 में जो है रूल नंबर 34 में जब मेजर पेनल्टीज लगाते हो तो उसका प्रोसीजर क्या फॉलो करना होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे 37 को, फिर देन 38, 39, 40। ये सभी के सभी जो रूल्स आप पढ़ रहे हो दोस्तों, 34, 35, 36, 37, 38, ये सारे जो हैं पेनल्टीज़ और उनको कैसे लगाना है अपने जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनके ऊपर, अगर कोई गलती करता है तो। ठीक है, उसके रिगार्डिंग है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फंडा की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। आप ये टेस्ट सीरीज जो है दे सकते हैं दोस्तों, और देख सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन जो है किस लेवल की होगी है। 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, एक टेस्ट अब 15 फरवरी को होने वाला है, तो आपको ये पिछले 2 टेस्ट लिखने का भी मौका मिलेगा दोस्तों। तो जाके अभी चेकआउट कर सकते हो आप इसको, और इसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर है हमारा 8743905050, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम की, तो भी जो है आप स्टडी फंड ऐप से जाकर कोर्सेज जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। रूल नंबर 37, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 36 के अंदर प्रोसीजर फॉर द मेजर पेनल्टीज। ठीक है, मेजर पेनल्टीज। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप पेनल्टीज़ की जब भी बात करेंगे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी पेनल्टी लगानी है, अब अफसर आदमी है, मान लीजिए कोई आपने गलती की है, तो डायरेक्टली जो है पेनल्टी ना लगाई जाए आपके ऊपर, ताकि उसका एक रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि 2 आदमी, मान लीजिए एक ऑफिसर है और एक जवान है, तो जवान के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बेसिकली प्रोसीजर बनाए गए हैं। ऐसा ना हो कि भाई कोई अफसर है वो जवान से चिढ़ जाए और वो अपनी मन मर्जी करे, उसमें कोई भी पनिशमेंट दे दे और उसका करियर ख़राब करने की कोशिश करे। इसलिए जो है पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की जो है बात होती है। इसलिए आप देखोगे लास्ट वाले रूल जो था काफ़ी लंबा था, 36 में बहुत सारे ऑप्शन जो है दिए गए थे कि भाई अगर आप संतुष्ट नहीं है इंक्वायरी से तो आप री अपील कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो 37 में क्या है, प्रोसीजर टू फॉलो फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज। ठीक है, लघु दंड देने की प्रक्रिया। ठीक है, संक्षिप्त रूप और उदाहरण सहित। लेट मी शो यू। सबसे पहला है बेसिक रूल। बेसिक रूल क्या बोलता है कि कोई भी माइनर पेनल्टी एज पर रूल 34, ठीक है, कैन बी इम्पोज विदाउट ड्यू नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी टू द एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स। यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी नोटिस दिए बिना जो है आप माइनर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी को भी पनिश करते समय माइनर पेनल्टी जैसे सेंश्योर देना है आपको, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट देना है, रिकवरी फ्रॉम पे देना है। अथॉरिटी मस्ट फॉलो अ फेयर प्रोसीजर। ठीक है, क्या प्रोसीजर फेयर करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। Accused must be informed in writing of the exact charges of misconduct or misbehavior and given a reasonable chance to reply। यानी कि जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर दोष लगाया गया है उसको जो है राइटिंग में यानी लिखित में देना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि भाई तूने ये गलती की है, ये मिसकंडक्ट हुआ है आपसे और ये इस तरीके का मिसबिहेवियर आपने किया है। ठीक है, और उसको मौका देना है कि भाई तू अपनी तरफ से बोल कि ये तूने क्यों किया। ठीक है, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है तो वो जो है एक फॉर्मल इंक्वायरी भी जो है कंडक्ट कर सकती हैं, जैसे कि रूल नंबर 36 सब रूल 3 से 22 में की जाती है। यानी जो प्रोसीजर मेजर पेनल्टीज़ के अंदर फॉलो किया जाता है, सेम इंक्वायरी जो है एक फॉर्मल इंक्वायरी आपका माइनर पनिशमेंट में भी की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई आपको एग्जामिनर देगा कि भाई इन द केसेस ऑफ माइनर पेनल्टी अंडर रूल 37 क्या एक फॉर्मल इंक्वायरी की जा सकती है, या फिर दे देगा कि फॉर्मल इंक्वायरी की ही नहीं जा सकती माइनर पनिशमेंट के केसेस में। तो याद रखना है फॉर्मल इंक्वायरी की जा सकती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा, अगर वो सोचते हैं तो। उसके बाद क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्यूज्ड एंड इंक्वायरी रिकॉर्ड इफ हेल्ड मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुल। यानी कि जो दोषी व्यक्ति है उसने जो भी लिखित में दिया कि सर मुझसे गलती हुई नहीं हुई जो भी है, और जो एक्यूज ने जो बोला मतलब उसके बाद जो इंक्वायरी की गई, अगर होती है इंक्वायरी तो सबको जो है केयरफुली देखा जाएगा, और अथॉरिटी जो है रिकॉर्ड करेगी क्लियर फाइंडिंग ऑन ईच चार्ज बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। यानी कि अथॉरिटी ने देखा इधर से भाई जो व्यक्ति दोषी था उसने अपना जवाब दिया,
इंक्वायरी अगर कोई हुई तो उन्होंने अपना जवाब दिया, और फाइनली जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी थी, जो सीओ साहब है आपके, जो भी है, वो फाइनल डिसीजन अपना देंगे उन सभी फाइंडिंग्स के बेसिस पे, क्योंकि इसने भी अपना जवाब दिया कि सर मैंने तो नहीं की है गलती, मुझे तो गलत पनिश किया गया है। इधर से जो है इंक्वायरी अथॉरिटी जो है आपके अगर होती है तो वो बोलेगी कि सर ये चार्जेस इसके ऊपर, तो आप एक बार देख लो। तो सबको देख के विचार के तब जो है एक ऑर्डर जो है पास किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक मैंडेटरी इंक्वायरी है कुछ स्पेशल केसेस के अंदर, यानी कि कुछ केसेस के अंदर तो करनी ही पड़ेगी। जैसे दूसरा केस अगर कोई होगा तो उसमें इंक्वायरी आप ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट इन केसेस में करनी पड़ेगी। कौन से केसेस में करनी पड़ेगी? इफ़ द प्रोपोज्ड पनिशमेंट इज विदहोल्ड इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर आपको पनिशमेंट देनी है विदहोल्ड इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट को विदहोल्ड करना है, जो कि उस व्यक्ति की पेंशन को अफेक्ट करेगा, 3 साल से ज़्यादा का आप इंक्रीमेंट विदहोल्ड कर रहे हो, जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, तो एक फॉर्मल इंक्वायरी अंडर एज पर रूल 36 जो है वो कंपलसरी है बिफोर इम्पोजिंग सच पेनल्टी। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? अ फॉर्मल इंक्वायरी अंडर रूल 37 एज पर रूल 36 इज कंपलसरी इन विच केसेस, ठीक है। तो उसमें लिख देगा विदहोल्डिंग इंक्वायरी, ठीक है, सेंश्योर, इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन देगा। तो याद रखना है, अगर आप विदहोल्ड कर रहे हो इंक्रीमेंट मोर देन 3 ईयर्स, या जो पेंशन को अफेक्ट करेगा, या जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, तीनों ही केसेस के अंदर आपको कंपलसरी आपको फॉर्मल इंक्वायरी करनी है, ठीक है। फिर आता है आपका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ईच केस फाइल मस्ट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? कॉपी ऑफ द नोटिस टू द एक्यूज्ड। अब ये व्यक्ति है, इसने कोई गलती की है, तो इसको जो नोटिस आप दे रहे हो, ठीक है, कि भाई साहब आपने ये गलती करी है, ये आपके ऊपर जो है आरोप लगाया गया, तो उस आरोप लगाने वाली कॉपी होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस होनी चाहिए, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कि क्या कौन कौन से चार्ज आप उसके ऊपर लगा रहे हो वो होना चाहिए। डिफेंस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इस व्यक्ति के द्वारा जो है जो रिप्लाई दिए गए हैं वो होने चाहिए। एविडेंस अगर कोई भी है तो वो होना चाहिए। फाइंडिंग ऑन ईच चार्ज, जो भी चार्जेस आपके ऊपर लगाए गए हैं इस व्यक्ति के ऊपर, उनकी फाइंडिंग, यानी कि भाई तूने मिसकंडक्ट भी किया, तूने ये भी किया, तूने वो भी किया, वो सब भी होना चाहिए। और फाइनल ऑर्डर विद रीजंस, यानी कि जो फाइनल आपकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो जो भी ऑर्डर पास कर रही है उसके रीज़न भी उसमें लिखने हैं कि भाई किस लिए इनको सजा दी जा रही है, ठीक है। चलो, उसके बाद एक एग्जाम्पल से समझते हैं अब ये पूरा केस जो भी था। एक हेड कांस्टेबल है, वो जो है बार बार जानबूझ के लेट आता है ड्यूटी के ऊपर, ठीक है। तो कमांडेंट क्या करेगा कि रिटर्न नोटिस इशू कर देगा एक्सप्लेनिंग द चार्ज ऑफ हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, ठीक है। हेड कांस्टेबल रिप्लाई करेगा उसके एक्सप्लेनेशन कि सर क्यों लेट हो जाता हूँ मैं। अगर अथॉरिटी को लगता है कि यार रीज़न अनसेटिस्फैक्टरी, अगर वो बोलता है कि सर मेरे तो ना डेली पेट में दर्द हो जाता है, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझो, मान लीजिए ड्यूटी का टाइम है 9 बजे, अब ये व्यक्ति कभी 9:30 आ रहा है, ठीक है, कभी 9:15 पे आ रहा है, कभी 9:20 पे आ रहा है, 9 बजे कभी आ ही नहीं रहा है। उसके बाद रीज़न क्या दे रहा है, एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है कि सर मेरे तो पेट में दर्द हो जाता है। भाई पेट में दर्द हो गया, ठीक है, मान लिया 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 महीने से तू लेट आ रहा है डेली, तो अथॉरिटी को लगता है कि ये रीज़न जो है अनसेटिस्फैक्ट्री है, और डिसाइड करते हैं वो कि एक उसका जो है एक इंक्रीमेंट जो है विदहोल्ड करेंगे फॉर 1 साल। अब 1 साल के लिए कर रहे हैं तो ये माइनर पनिशमेंट के अंदर है। अगर 3 साल से ज़्यादा होती और उसकी पेंशन को अफेक्ट कर रही होती तो इंक्वायरी करनी थी। अब ये कौन सा केस है, 1 साल का ही है, यहाँ पे 1 ईयर का इंक्रीमेंट आप रोक रहे हो, तो इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं है। एक रिटर्न नोटिस दो, कंसिडरेशन रिप्लाई जो है वो बहुत है। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा का रोक रहे हो, 3 साल का अगर आप दे रहे हो जो उसकी पेंशन को भी अफेक्ट करेगा, तो एक फुल इंक्वायरी जो है रूल नंबर 36 के अंडर जो है मैंडेटरी हो जाएगी, ठीक है। एसेंस क्या है इसका, ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ कि रूल नंबर 37 इंश्योर करता है फेयरनेस इवन इन द माइनर पनिशमेंट, ठीक है। माइनर पनिशमेंट जबकि ऐसी होती है कि डायरेक्टली उठा के दे दी, बस भाई तूने गलती करी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, ये ले संभाल अपने ये मिस्टेक, और तेरे पे ये आपका जो है दोष लगाया गया है, जो भी है एक्यूज हो आप, और आपको जो है पनिशमेंट देती। बट अगर वो चीज़ उसको 3 साल से ज़्यादा आप इंक्रीमेंट रोक रहे हो या उसको इम्पैक्ट कर रहा है, उन केसेस के अंदर भी जो है आपको इंक्वायरी का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। रूल नंबर 37 का ये मतलब है कि भाई रूल नंबर 37 इंश्योर करता है फेयरनेस इवन इन द माइनर पनिशमेंट, नो पेनल्टी विदाउट रिटर्न नोटिस रिप्लाई एंड रीजन डिसीजन, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई माइनर पनिशमेंट है तो जो मन में आया वो दे दिया, ठीक है। अब जानबूझ के हो सकता है किसी अफसर की किसी जवान से ना बने, ऐसे तो करियर ही ख़राब कर देगा उसका। तो इस केस में क्या होगा, जवान के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अधिकार दिया गया है कि अगर
बड़े लेवल की सज़ा आपको माइनर पनिशमेंट में भी दी जाती है, जो आपकी पेंशन को अफेक्ट करे या आपके इंक्रीमेंट को अफेक्ट करे, उन केसेस के अंदर इंक्वायरी होना मैंडेटरी है। और जब इंक्वायरी वगैरह होती है तो फेयरनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। चलो अब आते हैं रूल नंबर 38 पे, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेटी पनिशमेंट, ठीक है। कुछ पनिशमेंट ऐसी होती हैं कि यार छोटी मोटी गलती हो जाती है, जानबूझ के नहीं करता कोई, बट स्टिल एक आधी गलती हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए किसी जगह से जो है सीओ साहब निकल रहे हैं, ठीक है, कोई जवान ड्यूटी पर अलर्ट नहीं है, ठीक है, तो अब ऐसा भी नहीं है कि वो ड्यूटी पे ही नहीं आया, ठीक है। अगर ड्यूटी पे नहीं आएगा तो माइनर पनिशमेंट में जाएगा, ठीक है। अब वो ड्यूटी पे तो था बट वो अलर्ट नहीं था, हो सकता है मोबाइल फ़ोन चला रहा है या कुछ और कर रहा हो, तो उन केसेस में जो है पैटी पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल नंबर 38 यही बताता है कि पैटी पनिशमेंट को कैसे इम्पोज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है पूरे इसके अंदर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पैटी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ हेड कांस्टेबल रैंक तक दी जा सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, पैटी पनिशमेंट कैन नॉट बी गिवन टू, ठीक है। यहाँ पे आपका दे देगा ट्रेडमैन, ठीक है, फिर दे देगा कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर दे देगा एएसआई। तो नाम याद रखना है, पैटी पनिशमेंट कैन नॉट बी गिवन टू द पर्सन्स होल्डिंग रैंक अबव हेड कांस्टेबल, सिर्फ हेड कांस्टेबल तक ही दे सकते हो पैटी पनिशमेंट, ठीक है। चलो रूल के बारे में देख लेते हैं क्या बोलते हैं। दिस रूल कवर माइनर लैप्सेस और स्मॉल एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन बाय द एनरोल मेंबर अप टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, यानी कि ये रूल जो है छोटी मोटी मिस्टेक कोई हो जाती है, कोई छोटा मोटा इनडिसिप्लिन हो जाता है किसी एनरोल मेंबर के द्वारा, तो अप टू हेड कांस्टेबल रैंक तक जो है दिया जा सकता है। सच पैटी केसेज आर हैंडल्ड क्विकली इन द ऑर्डरली रूम इंस्टेड ऑफ द फुल इंक्वायरी। ऐसे छोटे छोटे केसेज जो है ऑर्डरली रूम आपका होता है, वहाँ पे अफसर जाएगा, बोलेगा भाई तूने गलती की है और ये पनिशमेंट तुझे दी जा रही है, ठीक है। द ऑफिसर इंचार्ज ब्रीफली एग्जामिन द केस एंड इफ मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड मे गिव एनी पेटी पनिशमेंट अंडर रूल 35। पेटी पनिशमेंट में क्या क्या आता है आपका, रिप्रीमांड आता है, एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटी आती है, फटेक ड्यूटी आती है, 3-4 चीज़ें आती है, तो याद कर लेना। अ रिकॉर्ड ऑफ द समरी प्रोसीडिंग मस्ट बी एंटर इन द ऑर्डरली रूम रजिस्टर, जो भी आपका रजिस्टर होगा उसके अंदर जो है जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो जो दोष हैं कि भाई तू सो रहा था, जो भी था वो लिखेंगे और उसको सजा देंगे। नो अपील इज अलाउड अगेंस्ट ऑर्डरली रूम पनिशमेंट, द डिसीजन इज फाइनल, ठीक है। अब हर चीज़ में जो है आपको ये नहीं कहेंगे कि, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अब ऐसे तो चलता ही रहता है ना कि भाई आप गलती कर रहे हो छोटी मोटी तो सज़ा तो मिलेगी, और सज़ा भी ऐसा नहीं कि नौकरी से ही निकाल दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा ड्यूटी दे देंगे, फटीक दे देंगे, एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटी दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो है आपको सज़ा मिल जाती है, किस में, पैटी पनिशमेंट के केसेस में, वो भी कब तक, हेड कांस्टेबल रैंक तक। देन आता है आपका एग्जाम्पल, अ कांस्टेबल इज फाउंड स्लीपिंग ड्यूरिंग द सेंट्री ड्यूटी, द कंपनी कमांडर होल्ड अ ब्रीफ हियरिंग इन द ऑर्डरली रूम एंड ऑर्डर 1 एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी एज अ पनिशमेंट। द केस इज रिकॉर्ड इन द रजिस्टर एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट दिस डिसीजन, ठीक है। एसेंस क्या है, मतलब क्या है रूल नंबर 38 का, एंश्योर क्विक डिसिप्लिन फॉर स्मॉल ऑफेंसेस थ्रू समरी ऑर्डरली रूम प्रोसीडिंग, नो लीगलिटी इंक्वायरी, नो अपील, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, छोटी मोटी गलतियों के लिए जो है क्विकली सजा देने का जो है प्रावधान रखा गया है ताकि फोर्स के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके। रूल नंबर 39, स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस, कुछ कुछ केसेस के अंदर जो है स्पेशल प्रोसीजर को जो है यूज़ किया गया है। कौन से वो केसेज है जहाँ पे स्पेशल प्रोसीजर को जो है यूज़ कर रहे हैं, अंडर रूल डिस्पाइट द प्रोविजन इन रूल 36 to 38 अ डिफरेंट प्रोसीजर कैन बी फॉलोड इन फॉलोइंग केसेज, ठीक है। अब रूल नंबर 36 हमने पढ़ा, 37 पढ़ा, 38 पढ़ा। 36 में पढ़ा हमने कि मेजर पेनल्टीज का कैसे देनी है, 37 में पढ़ा हमने कि माइनर पनिशमेंट कैसे देनी है, 38 में हमने पढ़ा कि पैटी पनिशमेंट कैसे देनी है। अब कुछ पनिशमेंट ऐसी हो सकती है, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जो इन तीनों के बाहर हो। कौन से वो केसेस है, पहला केस है 39 सब क्लोज 1, क्रिमिनल कन्विक्शन, आपराधिक दोष सिद्धि। इफ एन एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स इज फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस एंड पेनलाइज, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन टेक डायरेक्ट एक्शन विदाउट सेपरेट इंक्वायरी, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जो क्रिमिनल नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, आपने किसी व्यक्ति को देखा, आपका उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने मारपीट की, तो ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस है। इन केसेस के अंदर जो है आपकी जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, सीओ साहब है, डायरेक्ट एक्शन ले सकती है विदाउट सेपरेट इंक्वायरी कि भाई आपने ये गलती की, तो ये सीआईएसएफ के एक जवान से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इस तरीके का बिहेवियर आप करेंगे तो आपके ऊपर जो है ये इंक्वायरी जो है बैठाई जा रही है, ठीक है, या फिर ये एक्शन मैं ले रहा हूँ। लेकिन वो पेनल्टी इम्पोज करने से पहले जो है मेंबर को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए उसका केस रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मान लीजिए केस इसमें ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ जा रहा है,
2-3 लोग मिलकर उनकी वाइफ को जो है हरास कर रहा है, छेड़ रहा है, वो व्यक्ति उनके साथ मारपीट करता है जिसमें एक व्यक्ति को चोट लग जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस केस में जो है सीओ साहब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपने जो है क्रिमिनल ऑफेंस किया है, इस ऑफेंस के अंदर जो है आपके ऊपर जो है केस बनता है और ऐसा ऐसा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली उसको सजा ही दे देंगे, ठीक है। तो उसको जो है मौका दिया जाएगा कि बता भाई तूने क्यों पीटा उसको, क्या रीज़न था उसके पीछे, तो वो बताएगा जी मेरी वाइफ को छेड़ रहा था, तो सेल्फ डिफेंस का केस बन जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके के कुछ केसेस में जो है अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है ताकि मेंबर सामने वाला अपना जो है केस दिखा सके। देन आपका आता है रूल नंबर 39 सब क्लोज टू इम्प्रैक्टिकल इंक्वायरी। If the disciplinary authority find that conducting an inquiry as per the standard rule is not feasible, it can record the reason in writing and take necessary action without following the usual procedure। कई केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें जो है एक इंक्वायरी करना पॉसिबल नहीं होता है स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से, तो जो है जो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो रिटर्न में देगा कि सर इस रीज़न की वजह से जो है हम ये इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस केसेज में जो है आपका सजा दी जा सकती है। देन आपका आता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इफ द प्रेसिडेंट बिलीव दैट कंडक्टिंग एन इंक्वायरी इज अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इंक्वायरी कैन बी स्किप्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि भाई रिकॉर्ड में राइटिंग में दो, फिर उसको मौका दो बोलने का, फिर ये करो फिर वो करो। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अगर ऐसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो देश की सुरक्षा को हानि हो सकती है, तो उस केसेज में जो इंक्वायरी को स्किप किया जा सकता है। इन ऑल सच केसेज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज़ द पावर टू रिव्यू द सर्कमस्टांसेज एंड मेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो इन केसेज में जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के हाथ में ही फाइनल पावर होती है, ठीक है। रूल नंबर 40 प्रोविजंस रिगार्डिंग बोरोड मेंबर ऑफ द फोर्स। अब बोरोड मेंबर का क्या मतलब है, काफ़ी बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फोर्सेज के जो है डेपुटेशन पे चले जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, ठीक है। उन केसेज में क्या होगा, फर्स्ट नंबर है इफ़ द बोरोड मेंबर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट इज सस्पेंडेड और फेसिस अ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, द लैंडिंग अथॉरिटी मस्ट बी इमीडिएटली इन्फॉर्म ऑफ द रीज़न। मान लीजिए सीआईएसएफ के अंदर कोई व्यक्ति आ रहा है बाहर से, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए सीआईएसएफ के अंदर जो है मान लीजिए कोई व्यक्ति डेपुटेशन पे आ रहा है बीएसएफ से, ठीक है। इस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया गया है या फिर एक डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इनके अगेंस्ट जो है चला दी गई है, तो बीएसएफ को जो है सीआईएसएफ इन्फॉर्म करेगा कि भाई साहब आपका बंदा आपने भेजा था, इसने ये मिस्टेक की है और इसको जो है हम ये सज़ा देने वाले हैं। आफ्टर द इंक्वायरी इफ़ द मेजर पेनल्टी रूल नंबर 34 6 to 10 इज प्रपोज, सीआईएसएफ मस्ट कंसल्ट द लैंडिंग अथॉरिटी बिफोर पासिंग ऑर्डर्स। यानी कि अगर उस व्यक्ति ने कोई बड़ा ही गलत काम किया है या कुछ मिस्टेक हो गई है तो मेजर पेनल्टी उसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन सीआईएसएफ जो है कंसल्ट करेगा बीएसएफ से या फिर जो भी अथॉरिटी जहाँ से वो आया है बंदा, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले। इफ़ देर इज डिसएग्रीमेंट द मेंबर इज सेंड बैक टू द लैंडिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब मान लो कोई काम कर दिया, कोई बीएसएफ के जवान ने गलत कर दिया, ठीक है। सीआईएसएफ ने जो है बीएसएफ को बताया कि भाई साहब आपका बंदा था, इसने ये मिस्टेक किया। अगर बीएसएफ को लगता है कि नहीं यार हमारा बंदा तो सही है, सीआईएसएफ वाले जान के ही हमारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, डिसएग्रीमेंट हुआ दोनों फोर्सेज के बीच में, उस व्यक्ति को वापस भेज देंगे जहाँ से वो बंदा आया है, ठीक है। इफ़ द माइनर पेनल्टी रूल 34(1 to 5) इज प्रपोज, सीआईएसएफ मस्ट रिटर्न द ऑफिसर एंड इंक्वायरी रिकॉर्ड टू द लैंडिंग अथॉरिटी फॉर द फाइनल एक्शन, ठीक है। अगर माइनर पेनल्टी का केस है तो कुछ नहीं करेगा सीआईएसएफ, सीधा उस व्यक्ति को उठाएगा और बोल देगा जाओ भाई साहब आप जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, वही देखेंगे आपका केस, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एक स्टेट का पुलिस कांस्टेबल है जो कि डेपुटेशन में गया है सीआईएसएफ के अंदर, उसने कोई मिसकंडक्ट जो है कमिट कर दिया है, सीआईएसएफ इन्फॉर्म करेगा इसके पेरेंट डिपार्टमेंट को, इंक्वायरी कंडक्ट होगी, अगर सीरियस हुआ तो स्टेट को कंसल्ट करेगा, ठीक है, बिफोर डिसमिसल। अगर माइनर कोई केस होता है तो उसको डायरेक्टली जो है वापस भेज देगा कि जाओ भाई साहब आप अपने घर जाओ, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 40। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 41 और उसके आगे के रूल्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अब आने वाली जो वीडियोस होंगी वो थोड़ी लंबी हम रखेंगे, कई सारे रूल जो है उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी रूल्स आपके सारे खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीआईएसएफ ACLDC एग्जाम की और सीआईएसएफ ASI/LDC एग्जाम की, तो आप स्टडी फंडा का फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे टॉपर जो है आज तक हमने दिए हैं। सीआईएसएफ ACLDC एग्जाम का अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखोगे, लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया है 2025 का, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 बैक टू बैक हमारे सारे जो है टॉपर स्टडी फंडा के ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मोर देन 30+ जो है सीआईएसएफ के ऑफिसर्स थ्रू LDC एग्जाम हमने देश को दिए हैं आज तक, और अभी भी जो है हम कंटिन्यू इस प्रिपरेशन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।